कुल मिलाकर सियासी मुद्दा हो गया है, क्योंकि एक साइड माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों को कह रहे हैं कि कांग्रेस इसका श्रेय न ले ले। सामाजिक इतने दिन से हमारा पिछड़ा समाज जो दंश झेल रहा है, आप उस पिछले वर्ग की किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या हालत थी उनके। हर किसी को दे दिया जाए और ये संवैधानिक अधिकार है, इस आधार पर आरक्षण होता है। ये तो मोदी सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया है ये गैर संवैधानिक है। मध्य प्रदेश में ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने का मामला बीते 6 सालों से अटका हुआ है। कभी हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कई बार राज्य सरकार को इस बात को लेकर फटकार लगा चुका है कि जब इस मामले में कानून बन चुका है तो उस पर पालन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण कब तक मिलेगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इसमें एक मत बनाने के लिए, एक राय बनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिनों सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें भी ये तय किया गया था कि इसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठकर इस मामले को सुलझाने का काम किया जाएगा। लेकिन अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर 22 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में डे बाय डे सुनवाई होना है और पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा इस पर सबकी नज़रें टिकी होंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के कई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो सरकारी पदों पर भर्तियां निकाली गई उसमें 13% पदों को होल्ड कर दिया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो उस पर भर्तियां शुरू की जाएंगी। लेकिन ये भर्तियां कब होंगी, क्योंकि हज़ारों छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया, परीक्षा पास की, लेकिन उनकी भर्ती अब तक नहीं हो पा रही। तो आखिर कैसे इसका समाधान निकलेगा और कैसे इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो रही है, ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि अब इसमें एक और नया पहलू जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सवर्ण समाज या हम बात करें करणी सेना की, तो वो इस बात का विरोध कर रहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, उसका आधार पूछा जा रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कैसे ओबीसी वर्सेस सामान्य की राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है, इस पर हम सीधे बातचीत करेंगे। ओबीसी वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 27% आरक्षण आखिर क्यों दिया जाना चाहिए? पहले तो यही प्रदेश की जनता ये समझना चाहती है क्यों जरूरी है। देखिए, जब कोई कानून लोकसभा विधानसभा से पारित होता है तो वह सबसे पहली बात तो जनता का कानून होता है और उस जनता के कानून को कोई नहीं रोक सकता है। जो मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण है वो मध्य प्रदेश की विधानसभा से पारित है और उसमें राज्यपाल के सिग्नेचर है। जब विधानसभा से पारित है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों अटका, यही तो जानना चाह रहे हैं कि 27% आरक्षण जरूरी क्यों है। देखिए, ये तो जानबूझकर कुछ तथाकथित लोग हाई कोर्ट में गए जिसके कारण से ये ओबीसी आरक्षण लिंगर ऑन हुआ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 27% आरक्षण में भर्तियां हुई भी हैं। महाधिवक्ता के विधिक अभिमत से 2022 में जेल प्रहरी की परीक्षा में 27% ओबीसी को आरक्षण मिला। उसके बाद से सरकार मनमाने तरीके से 87-13 का फार्मूला लाती है। 87-13 के फार्मूले के बाद भी ये सब कानूनी पेचीदगियाँ शुरू होती है। उसके बाद भी 4 भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी का 27% रिजर्वेशन दिया गया है। तो सरकार मनमाने तरीके से अपने हिसाब से जब मन पड़ती है तो 27% आरक्षण दे देती है, जब मन पड़ता है तो राजनीति करती है। तो मेरा मुख्यमंत्री मोहन यादव से मेरी विनम्र अपील है कि ओबीसी वर्ग के साथ राजनीति मत कीजिए, क्योंकि यह कानून बना हुआ है, कानून के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, संविधान की धज्जियाँ मत उड़ाइए, क्योंकि ऑलरेडी कानून बना। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि जो ओबीसी रिजर्वेशन में कानून में स्टे है, आपको यह याद होगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों लोगों ने यह स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि आप अपना कानून लागू कीजिए। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अभी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में बोला है कि पिछले 6 वर्षों में आप क्या सो रहे थे क्या?
बिल्कुल, पवन पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि कुछ विभागों में तो भर्तियां हुई हैं 27% आरक्षण के तहत, कुछ विभागों में रोकी गई हैं और उसी के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। आखिर क्यों जरूरी है 27% आरक्षण, और आपको क्या लगता है कि जब कानून बन चुका है तो फिर क्यों इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा? देखिए, सबसे पहले मैं जवाब दूं क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में पिछड़े वर्ग को अधिकार मिला है। जो सामाजिक तौर पे पिछड़ा वर्ग पिछड़ा हुआ था, उसको समानता के उसमें लाने के लिए, बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए ये ज़रूरी है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जिस संविधान पे पूरी दुनिया को राज हुआ करता, दुनिया को नाज है, उस संविधान में हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी साजिश रचती है। वो दिखाने का कुछ करती, करने का कुछ करता, हमेशा उसका दोहरा चरित्र सामने आता है। शिवराज सिंह चौहान जी थे, आपने कोई माई का लाल आरक्षण नहीं खत्म कर पाएगा। अरे सरकार तुम्हारी, तुम आरक्षण देना चाहते हो तो क्यों नहीं दे पा रहे हो? जिसको देना होता है, 15 महीने माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, उनका विजन क्लियर था, उनका इंटेंशन क्लियर था देना, तो उन्होंने 15 महीने में 27% आरक्षण ओबीसी के साथी को दे दिया। ये इसी टाइप की नौटंकी करते हैं। अगर कोई याचिका दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका के तहत 13% पद होल्ड कर दिए गए हैं। अब जब वो याचिका खारिज हो गई तो अपने आप 13% पद का लाख खाली हो जाता है। आपको भर्तियां कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। इसी तरह एक बार विवेक तनखा जी गए थे, परिसीमन में आरक्षण की बात की है तो उसके लिए गए, तो उस समय रोटेशन प्रणाली के लिए उस समय भी खूब घुमाए इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के द्वारा जो दस्तावेज दिया गया है वो सिर्फ एक कागज का पुलिंदा है, उससे किसी तरह का निर्णय नहीं हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ओबीसी वर्ग के हिसाब से काम किया, ओबीसी वर्ग के लिए काम किया, हमारा इतिहास है। पर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, आज ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। जो ये मैनेजमेंट और मैकेनिज्म से चुनाव जीतते थे, वोट चोरी सब पकड़ी गई है, तो अब ये ओबीसी वर्ग को फिर से लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री तो खुद कह चुके हैं कि ये पूरा मामला कोर्ट के बाहर भी सुलझाना चाहिए। एडवोकेट के साथ तो उन्होंने बैठक की और खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 27% आरक्षण देने के पक्षधर हैं। मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि 27% आरक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुख्यमंत्री इस बात से सहमत भी थे। जब सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें यह तय हुआ, सर्वदलीय बैठक में, मैं उस सर्वदलीय बैठक में खुद था। सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ कि जिन भर्ती परीक्षाओं में रोक नहीं है उनको अनहोल्ड किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमत दी और महाधिवक्ता को उस बैठक में फिजिकल रूप से अपीयर होना चाहिए। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक में तो महाधिवक्ता नहीं थे। उसके बाद यह तय हुआ कि एक वकीलों की मीटिंग रखी जाए, तो उसके बाद दिल्ली में मीटिंग रखी गई। तो हमारे वकीलों जो ओबीसी पक्ष का वकील रख रहे थे, तो यह बात, मुद्दे की बात हुई कि जिन भर्तियों में रोक नहीं है उनको अनहोल्ड किया जाए। लेकिन महाधिवक्ता इस बात पर अड़े रहे कि हमारी तरफ से आप 2 वकील हायर कर लीजिए, सरकार उसका पैसा खर्च करेगी। हमने बोला कि हमको वकील की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अनहोल्ड की बात कीजिए। उसके बाद वहाँ पर जब बात नहीं मनी और उसके बाद मतलब 10 दिन तक मामला एकदम वो रहा, तो महाधिवक्ता के ऊपर जब दबाव बना, तो उसके बाद महाधिवक्ता ने कूट रचित रचना के द्वारा एक भोपाल में मीटिंग रखी गई, जिसमें जिनको मुख्यमंत्री ने कोऑर्डिनेटर बनाया था वरुण ठाकुर जी को, कि जितने भी वकील रहेंगे, जो भी वहाँ पैरवी करना होगा, ये कोऑर्डिनेटर रहेंगे। वहाँ तक मतलब उनको जानकारी नहीं दी गई, जबकि मुख्य रूप से भूमिका वही निभा रहे थे वरुण ठाकुर को। तो क्या उलझन ठाकुर को इस चीज़ की जानकारी, मैं महाधिवक्ता की पोल खोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो आरएसएस के प्राण प्रचारक रह चुके हैं और जानबूझकर आरएसएस के द्वारा, मैं खुले तौर से बोल रहा हूँ, ये सब षड्यंत्र आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। तो महाधिवक्ता यहाँ पर मीटिंग बुलाए और फिर वहीं पर बात हुई। हम लोग अड़े रहे कि सबसे पहले भर्तियों को अनहोल्ड किया जाए। उन्होंने फिर बोला कि हम नहीं 2 सुप्रीम कोर्ट में वकील दे सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ ले जाकर मीटिंग कराया, वहाँ पर भी हम लोग यही बात किए। फिर उसके बाद बोले कि नहीं, हम 2 वकील देंगे। आज तक न वकीलों का पता है, न कोई कोऑर्डिनेशन है। तो इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ महाधिवक्ता के विधिक अभिमत के कारण आज तक भर्तियां होल्ड हैं। अगर महाधिवक्ता चाह ले तो मैं आज डंके की चोट पर कहता हूं कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं डंके की चोट में ओबीसी आरक्षण लागू करूंगा, तो मैं डंके की चोट में बोल रहा हूं कि ओबीसी आरक्षण सिर्फ और सिर्फ महाधिवक्ता प्रशांत सिंह रोक रहे हैं और कोई नहीं। उलझन है? क्या आपको लगता है कि उलझाया जा रहा है मामला, या वाकई में कोई कानूनी पेच है इसमें?
नहीं, देखिए उलझन कुछ भी नहीं है। जो सामान्य वर्ग के साथी भी हैं, जो उस ओबीसी की पीड़ा को समझते हैं, हर बंदा चाहता है जो कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस टाइप की साजिश और कूटरची, जैसा आदरणीय इन्होंने बोला, उसके हिसाब से वो हमेशा इस टाइप का काम करती है। हम कहते हैं अभी सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे। जहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक नब्ज को समझने का प्रयास करिए। जब जब उसको जहाँ जहाँ पे खतरा लगेगा कि हमारी सत्ता जाने वाली है, तब तब उस वर्ग के भले के लिए काम करने लगता है। या कोई एग्जाम 750 किसान शहीद हुए, पहले बोल रहे थे आप फिलिस्तीनी, फिर देखा उत्तर प्रदेश का चुनाव चला जाएगा, तीनों काले कानून वापस ले लिए। जातिगत जनगणना के धुर विरोधी बने हुए थे कि जातियों में बांटने का काम, 50 डिबेट मैंने की कि जातियों में बांटने का काम करे, फिर देखिए अब ओबीसी वर्ग छटक रहा तो जातिगत जनगणना का आदेश निकाल दिया। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का समझ में आ रहा है। ओबीसी वर्ग का साथी समझता है कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। इन्होंने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, उस समय से कांग्रेस का विरोध, मंडल से कमंडल का विरोध किया। यानी कांग्रेस ने 14% आरक्षण माननीय अर्जुन सिंह ने दिया, नगरीय निकाय ग्रामीण में माननीय दिग्विजय सिंह ने दिया, 27% कमलनाथ जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान को इतने दिन से थे, अगर देना चाहते तो दे सकते थे। स्पष्ट है कि वो देना नहीं चाहते, अभी भी नाटक कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन इनको पूरी तरह विश्वास हो जाएगा हमारी सरकार चली जाएगी, उसी दिन आरक्षण देंगे और राहुल गांधी आरक्षण दिलवा के रहेगा। तो कानूनी पेच जरूर उलझा हुआ है, लेकिन इसमें अब एक और नया पेच उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करणी सेना और जो सामान्य वर्ग से लोग आते हैं उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने का विरोध शुरू कर दिया और इसको लेकर अब अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने की तैयारी है। समर समाज से हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, अब आप लोग जो ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही है, कहा यह जा रहा है कि 50% से ज़्यादा जो है ओबीसी की आबादी और इसी वजह से उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उचित है? देखिए, हमारा मात्र एक विषय पर सरकार से भी मांग है और हमारे साथी भाइयों से भी अनुरोध है। कुल मिलाकर सियासी मुद्दा हो गया है, क्योंकि एक साइड माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों को कह रहे हैं कि वो कांग्रेस इसका श्रेय न ले ले। ये मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी की मीडिया पर अपन लोग बहुत भरोसा करते हैं, और दूसरी साइड जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि ये गिरगिट जैसा भाजपा रंग बदल रही है सरकार। तो ये दोनों लोग केवल और केवल ओबीसी को लुभाने के लिए, और केवल सवर्ण को नहीं, एससी एसटी की भी एसटीसी करने के लिए एकजुट होने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? और ओबीसी वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों राजनीतिक दल ये चेष्टा कर रहे हैं कि हमें इसका श्रेय मिल जाए। एक साइड मोहन यादव कहते हैं कि मैं दिला के रहूँगा, दूसरी साइड कांग्रेस के जीतू पटवारी कहते हैं कि कमलनाथ जी ने प्रारंभ किया। तो ये टोटल राजनीति जो है, सर, इसमें नफा और नुकसान तलाशा जा रहा है। नफा और नुकसान तलाशा जा रहा है, और किसी भी कीमत पर ये सवर्ण और साथ ही साथ एससी एसटी भाइयों की भी हितैषी नहीं दिखाई दे रहे। ये तो स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात, अभी हमारे ओबीसी साथी भाई ने एक चीज़ कही और माननीय भैया पवन भैया ने एक चीज़ कही कि ये जो आरक्षण लागू हुआ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, ये जातिगत आधार पर हुआ। ये 15(4) संविधान के 15(4) और 16(4) आर्टिकल के अंतर्गत हुआ। ये धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया और मात्र 10 वर्ष के लिए दिया गया। ठीक है? इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार का जो संविधान पीठ के का रूलिंग है, उसके अंतर्गत भी संविधान, उसमें भी यही लिखा है कि इसमें ये जातिगत आधार पर आरक्षण है। जबकि सवर्णों को जो आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस के नाम से दिया गया है, वो आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 16(6), 15(6) के अंतर्गत पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से ही आरक्षण होना हाँ, हमारा निवेदन है कि योग्यता पर आरक्षण दिया जाए, जातिगत पर नहीं। हमारा कोई ओबीसी भाई योग्य हो सकता है, हमारा कोई एससी एसटी भाई भी योग्य हो सकता है, और हमारा कोई राजपूत या ब्राह्मण भाई भी योग्य हो सकता है। तो इस पर योग्यता का ये दोनों राजनीतिक दल सर्वनाश करने पर उतारू हैं।
योग्यता को किल करके अयोग्य लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये तो बड़ा क्लियर दिख रहा है ना। और मैं इसके आर्टिकल की बात भी बता देता हूँ। 15(6) धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, राजस्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव 16(4) और 16(6) के अंदर शैक्षणिक रूप से SC, ST, OBC को देने का प्रावधान है। ठीक है। और इसी तरह आर्टिकल EWS 15(6), ठीक है। तो ये बहुत वही यही जो सवाल उठा रहे हैं ना पवन जी, यही तो मैं जानना चाह रहा था। एक और बारी। हाँ, लेकिन ये इनसे तो जवाब ले ही लें कि जो इकट्ठे से लीजिएगा, इकट्ठा लीजिएगा। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। आप इस बात को बारीक अध्ययन करिए, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। ये इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार के उसमें है। आप इसको गूगल कर लो, सर्च कर लो, कैसे भी रूलिंग मंगा लो। दूसरी बात, आपको 50% आरक्षण 14% OBC, 16 SC, 20 ST के नाम से मिल रहा है। EWS सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये हम 15(6), 16(6) के अंतर्गत दे रहे हैं, आपकी कटौती करके नहीं दे रहे हैं। ये भी आप गूगल कर लो, उसकी रूलिंग मंगा लो। जो बाकी के 40% बचते हैं वो अनारक्षित वर्ग है। उसमें SC, ST, OBC का प्रतिभागी तो भाग ले सकता है यदि कोटा रिक्त है, लेकिन अगर SC, ST, OBC में कोई कोटा रिक्त होता है तो उसमें सवर्ण भाग नहीं ले सकता। तात्पर्य यह है कि आपको 90% का लाभ मिल रहा है। आप 90% प्राप्त करके भी असंतुष्ट हैं। क्या असंतुष्ट है OBC वर्ग? क्या लग रहा है कि आपको कि जो आरक्षण है वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं माननीय राजमणि पटेल जो पूर्व राज्यसभा सांसद, उनके साथ पिछड़े वर्ग संगठन से जुड़ा हुआ हूँ बहुत काफ़ी पहले से। वो संगठन हमेशा मांग उठाता आया है कि आप इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ला दीजिए, किसमें कितने क्षमता है वो आ जाएगा। और हम कहते हैं मंदिरों में पूजा करने का भी परीक्षा होनी चाहिए, उसमें किसी एक वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है उसमें आप SC, ST से पूजा तो नहीं कराओगे ना। तो ये जो सामाजिक बहिष्कार है ये आर्थिक आधार जो आप बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो सामाजिक इतने दिन से हमारा पिछड़ा समाज जो दंश झेल रहा है, आप उस पिछले वर्ग की किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या हालत थी उनके सामने से निकल। यही तो सवाल उठ रहा है कि OBC वर्ग का पिछड़ापन है, इसी वजह से उनको आरक्षण देने की बात। ये अगर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ऐसा कह रहा है तो मुझे बहुत अफसोस है, बड़ा दुख है उसके इस वक्तव्य पर। हमारे धर्मगुरु रामभद्राचार्य जी ने ऐसे ही एक मीडिया प्रेस ब्रीफिंग में एक बात कही। जैसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई, क्षत्रियों की बाजुओं से हुई, जो हमारे सनातन धर्म में उल्लेख है, उधर से वैश्यों की हुई और कमर के नीचे से शूद्रों की हुई। हमारे रामभद्राचार्य हमारे पूज्य हैं, उनका वक्तव्य है कि हम अगर किसी को सम्मान देते हैं तो पहले चरण छू के देते हैं। मतलब हमारे लिए SC, ST, OBC सम्मानीय है। और यदि एक कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं तो बहुत अशोभनीय है। जी, आपसे और जानना चाहूँगा। हाँ, देखिए, जैसे पंडित जी ने अभी बताया तो मैं उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो आरक्षण होता है आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन होता है, उसी के कोई खैरात नहीं है आरक्षण कि हर किसी को दे दिया जाए, और ये संवैधानिक अधिकार है। इस आधार पर आरक्षण होता है। ये तो मोदी सरकार ने जो EWS आरक्षण लाया है ये गैर संवैधानिक है। ये तो EWS आरक्षण हो लागू ही नहीं होना चाहिए। और किस आधार पर लागू किया? कब जातिगत जनगणना हुई, कब गणना हुई, कैसे इनको मालूम चला कितने इनमें गरीब है, कैसे लागू कर दिया? और दूसरी चीज, इन्होंने इंदिरा साहनी का हवाला दिया। आज मध्य प्रदेश में 52% आबादी है। इंदिरा साहनी के जजमेंट में ही लिखा है विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में आज जो परिस्थितियां हैं। नंबर दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो यहाँ से प्रस्ताव भेज के संविधान की 9वीं सूची में क्यों नहीं शामिल कराती है?
तमिलनाडु में कितने परसेंट रिजर्वेशन है? 50%। विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है, तो आप लोगों को एतराज क्या है? विशेष परिस्थितियों में तो दिया जा सकता है आरक्षण, ये तो प्रावधान है। बिल्कुल, मैं किरण सिंह राठौड़ करनी सेना से प्रदेश प्रवक्ता हूँ और मैं अपने भाइयों की इतनी देर से संवाद भी सुन रही हूँ और हमारा इनके प्रति कोई भी उन्हें बाहर करना या अपने से अलग करने जैसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है कि आरक्षण आया क्यों? आरक्षण आया था जो आर्थिक स्थितियां हैं हमारी सबकी समान हो और समानता के साथ हम अपने एक परिवेश में रहें। तो ओबीसी वर्ग का यही कहना है कि विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है। ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज़्यादा है, उनका पिछड़ापन ज़्यादा है, इसीलिए वो मांग रहे हैं कि हम लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, आबादी की अभी हम सूची जारी नहीं की गई थी जब हमारा आरक्षण लागू किया गया था, ऐसा हमारे कहीं पे कोई टिप्पणी नहीं आई थी। आरक्षण दिया गया था आर्थिक की वजह से कि हाँ आर्थिक, तो आप ये कैसे गणना कर पा रहे हैं कि ओबीसी में अभी ज्यादा आरक्षण की आवश्यकता है, सवर्णों को आवश्यकता नहीं है? ये कहाँ पे लिखा है और कहाँ पे बताया गया है? हमें सिर्फ इतना कहना है कि ना ही हमें राजनीति करनी है और ना ही हमें उनका पूरा करना है। ना हमें कांग्रेस से मतलब, ना हमें बीजेपी से मतलब। कांग्रेस बीजेपी जो अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है राजनीति बढ़ाने के लिए, उसमें करनी सेना उनका सहयोग नहीं करेगी और उनके लुभावने आरक्षण को बता के कि हाँ इनको ज़्यादा उनको कम, इसमें हम बिल्कुल नहीं आएंगे। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है कि आप बिल्कुल बराबरी समानता का कानून लागू कीजिए, जहाँ पे कि आर्थिक स्थिति में जो हम सब पिछड़े हुए हैं, वहीं चाहे हमारे ओबीसी भाई हो, चाहे SC ST हो, चाहे सवर्ण हो, इन सबको समानता के साथ आर्थिक आधार पे दिया जाए। बल्कि आप जो शैक्षणिक पे लागू कर रहे हैं वो भी होना चाहिए। आज हमारा सवर्ण का बच्चा 65 पे जाके रुकता है और हमारा और दूसरा अदर बच्चा है वो 35 पे रुकता है। ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सामान्यता के साथ देखा जाएगा तो जो एजुकेशन है वो अगर उच्च होगी तो ही हमारे देश का और हमारे समाज का विकास कर पाएंगे हम। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि गरीब के जीवन उत्थान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण लागू किया। उसकी परिभाषा ये लिखी गई है। तो गरीब की कोई परिभाषा नहीं होती भैया, कि अगर सरकार में थोड़ी सी लोक लाज बची हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अपने अपने राज्यों में आंकड़े जारी करे किन किन वर्ग को आरक्षण दिया गया, कितनी कितनी बार दिया गया, किस किस वर्ग को दिया गया, उसका आय कितनी थी, आंकड़े जारी करें। हम तो ये मांग करते हैं और फिर ओपन खुल के मिलेगा। दूसरी बात, जैसा हमारे कमलेश पटेल भैया ने बताया कि इन्होंने कहा कि कुछ जगह 27% के आधार पे भर्तियां हो गई। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो केस आज सुप्रीम कोर्ट में है, शिवम गौतम वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है, बहुत क्लियर 27% आरक्षण पर रोक लगाई है। 36/68/4/5/2022 इंदौर हाई कोर्ट में और तभी यहाँ से ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट गया। हाई कोर्ट की 5900 WP 4/5/23 ओबीसी आरक्षण के आधार पर नियुक्ति नहीं हो सकती 27% पर। WP 5901 2019 31/1/2020 संशोधित आदेश 1/2021 में 14% ओबीसी आरक्षण नियुक्तियों की अनुमति दे। तो अगर ये कह रहे हैं तो ये सरकार ने टोटली कोर्ट की अवमानना की है। अगर इसे और जान लेते हैं छोटा सा, जिसका भैया ने एग्जाम्पल दिया शिवम गौतम का, वो स्पेशली ADPO से रिलेटेड थी आज का, और किसी भर्तियों में था ही नहीं। ये जबरदस्ती का इस प्रकार से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण में स्टे है। स्टे तो सरकार की मंशा के ऊपर है, ठीक ना, कोई कहीं पर स्टे नहीं है, जब सिर्फ ADPO का रिलेटेड भर्ती परीक्षा। तो मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और उसी के सिलसिले में एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी और उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। और उसी के बाद राज्य सरकार ने 87-13 का एक फार्मूला निकाला था, जिसमें 87 पदों पर भर्ती शुरू की गई थी, लेकिन 13% पदों को होल्ड कर दिया गया था। और अभी भी हजारों छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं कि होल्ड किए गए पदों को अनहोल्ड नहीं किया जा रहा। 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा? क्या ये मामला इसी तरीके से उलझन में उलझा रहेगा या फिर राजनीतिक दल इसमें सियासी नफ़ा और नुकसान सेक कर अपनी रोटियां सेकते रहेंगे? ये अब निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पर कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला लेता है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।